अब हाय गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। हाउ आर यू ऑल डूइंग? इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे लीगल करंट अफेयर्स की, नवंबर का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वाली वीडियोस मैं मई से लेकर दिसंबर तक 2021 तक कवर करूंगी। डू यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस सेशन फॉर 2022 ऑल्सो? देन यू नीड टू कॉमेंट डाउन बिलो। आपको कॉमेंट करना है नीचे। ये जो वीडियोज हैं ये मेरे क्लैट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्लैट LLB एंड LLM, अगर आप किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, लाइक AILET, SLAT, BHU, PU, MHCET, एनी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, DU, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। एडवोकेट्स के लिए और लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल वीडियो, बिकॉज आप अपडेटेड रहोगे। एंड मैं बहुत आराम से, बहुत आसान तरीके से आपको लॉ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ इन वीडियोस में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Yeah guys, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logiri. We do pretty motivational stuff out there. If you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. Not secular money, says Madras High Court. What is not secular money? बेसिकली यहाँ पे हमें क्लैरिटी आएगी। मद्रास हाई कोर्ट स्टेट तमिलनाडु गवर्नमेंट्स मूव टू इस्टेब्लिश 4 न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम टेम्पल फंड्स। तो जो टेम्पल फंड्स है उन्होंने ये कहा है इट इज नॉट सेकुलर मनी। कौन से हाई कोर्ट ने कहा है ये हमें याद रखना है। जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स वाले बच्चे हैं, मद्रास हाई कोर्ट, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिस्ट्रेन्स HR एंड CE डिपार्टमेंट फ्रॉम एस्टैब्लिशिंग न्यू कॉलेजेस। कौन सी जजमेंट है? TR रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। हमें मेनली मोस्ट एक्सपेक्टेड यहाँ पे वो आपको ये पूछेंगे कहाँ पर ये वाली चीज बोली गई है, कौन से हाई कोर्ट ने बोली गई। दिस इज इम्पॉर्टेंट, बट फॉर सेफ साइड पे रहने के लिए हम जजमेंट का नाम भी नोट कर सकते हैं। Right. It said that no new colleges should be established until trustees are appointed for the temples. तो the law says that trustees होने temple के बहुत जरूरी हैं। गवर्नमेंट नहीं गवर्न कर सकती उस मनी को, और ये नहीं कह सकती कि जो टेम्पल के फंड है उससे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना दिए जाए। ठीक है ना, ये वाली चीज आप नोट कर लेंगे। ओके, नाउ earlier the Tamil Nadu government had announced that they are going to melt the gold from the temples and monetize them. The Madras High Court has put a stay on that move as well. तो हमें ये भी नोट कर लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, किस हाई कोर्ट ने कहा है? मद्रास हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट के नाम पूछे जाने ही ज्यादा मतलब चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद द मद्रास हाई कोर्ट हैज पुट अ स्टे ऑन दिस मूव एज वेल। टेम्पल गोल्ड इज अ controversial issue in the southern state with multiple stakeholders voicing their opinions both for and against the utilization of temple funds for public welfare. The first bench of the Madras High Court orders on a public interest litigation filed by TR Ramesh challenging the government order of Tamil Nadu Higher Education Department permitting the HR and CE department to open new colleges. किसके funds use करके? Temple funds, right? Ramesh in his petition alleged that funds of the temple should be used for the restoration and renovation. किस चीज के लिए यूज करे जाना चाहिए? For restoration and renovation of the temple concerned. In the petition, he said decisions on financial matters can be taken only by trustees and not those persons appointed on an ad hoc basis for managing the administration of temples. तो उन्होंने कहा कि ट्रस्टीज अपॉइंट करना बहुत जरूरी है, वो ही डिसीजन ले सकते हैं। दे हैव अ राइट, दे हैव द अथॉरिटी किसके पास है? ट्रस्टीज के पास। ठीक है ना, तो हमें क्या याद करना है? मद्रास हाई कोर्ट ने एक तो ये बोला है और एक ये बोला है। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड नाम नोट कर लेंगे। राइट, बाकी सारी स्टोरी क्यों सुनाई गई थी? सो दैट यू कैन रिलेट टू इट। अगर मैं आपको सिंपली एक लाइन में जजमेंट्स रटवाने लग जाऊंगी तो आपके लिए याद करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, SC not for elevation of Kripal as Delhi High Court judge. The complete name is Senior Advocate सौरभ कृपाल। नेम इंपॉर्टेंट है, और ये क्या कहते हैं? स्टैम्प ऑफ अप्रूवल, अ टर्निंग पॉइंट फॉर LGBTQ community. The Supreme Court Collegium, led by Chief Justice of India N.V. Ramana, has approved the proposal for elevating Senior Advocate Saurabh Kripal as a judge in the Delhi High Court. Now, why it is important? Because Mr. Kripal, one of the lawyers whose efforts in the Supreme Court has led to the decriminalization of homosexuality, is gay. So he himself is gay. So this was what was
अ मेजर प्रॉब्लम कि वो एलिवेट होंगे या नहीं, बट ही हैज बीन एलिवेटेड. एलिवेटेड मतलब बना दिया, ठीक है ना. ही वाज अ लॉयर, नाउ ही वाज एन एडवोकेट, नाउ ही इज अ जज, ही हैज बीन एलिवेटेड, ठीक है ना. तो ही इज अ जज इन द दिल्ली हाई कोर्ट. तो हमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, नेम ऑफ द जज. नेम ऑफ द जज क्या है, सौरभ कृपाल. इजी है, सौरभ कृपाल. आपका किसी ना किसी फ्रेंड का नाम तो सौरभ होगा. कृपाल, ठीक है ना, कृपा हो गई उस पे, ठीक है, उनपे. And he's a gay. This is important. He's a gay. Number 2. Number 3 कौन से हाई कोर्ट में आए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट. नंबर 3 दिल्ली हाई कोर्ट, ये हमें याद रखना है. आगे पढ़ते हैं. The stamp of approval is a historic turning point for the LGBTQ community in the fight to be seen and treated as equal citizens. ठीक है ना, ये एक बहुत ही बड़ी बात है, because LGBTQ community should be treated as equal citizens, and by he being appointed as a judge of Delhi High Court, this has been done. ठीक है ना. The Delhi High Court Collegium had reportedly recommended Mr. Kripal's name for High Court judgeship on October 13, 2017. His file was received by Apex Court Collegium on July 2nd, 2018. But his name was, प्रॉब्लम क्या आ रही थी, या कोई डिसीजन क्यों नहीं लेना चाहता था, just because he belonged to the LGBTQ community, right? This is again important, very very important. अपॉइंटमेंट्स वैसे ही important होती हैं, बट जब कोई इंडियन कहीं पे अपॉइंट हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, या कहीं पर भी एक वुमेन, फर्स्ट वुमेन कहीं पर अपॉइंट हो, ठीक है ना, या फिर कोई कम्युनिटी का कोई फर्स्ट अपॉइंट हो, तो वो बहुत ज़्यादा important हो जाता है. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है ना, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकता है. ओके, जल्दी से देख लेते हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे होती है हाई कोर्ट जजेस की. जल्दी से हम देखेंगे, ठीक है. Article 217 of the Indian Constitution states that judge of a high court shall be appointed by the president in consultation with the Chief Justice of India, the governor of the state, and in case of appointment of a judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of that high court. Article कौन सा है हमारा, Article 217, ठीक है ना. प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट कंसल्टेशन किसकी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इफ द जज टू बी अपॉइंटेड इज नॉट द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जो कंसिडर करे कि उनको अपॉइंट करना है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है ना. तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है. आफ्टर प्रोमulgating 2 ordinances that would allow the center to extend tenure of directors of CBI and enforcement directorate from 2 years to up to 5 years. ठीक है, हमें ये पता है, ये हमने पढ़ा है, इम्पॉर्टेंट. एंड आई अज्यूम कि क्योंकि पिछली बार मैंने कहा था कि पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ लेना, उसके अंदर आपके ऑर्डिनेंस वाला पार्ट कवर हो जाएगा, तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि जब भी आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी से कवर कर लेना चाहिए, बिकॉज इट वुड हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द न्यूज इन जनरल. एंड पॉइंटिंग आउट हेयर, आई ऑल्सो हैव माई ओन कोर्स जहाँ पे मैं आपको सब कुछ समझा रही हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड. एम इज टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग. द लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है ना, जो मेरा कोर्स है उसका. चलिए, हम ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो टेन्योर है डायरेक्टर्स ऑफ सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का, वो 2 ईयर्स से 5 ईयर्स कर दिया गया है. एंड वो कैसे किया गया है, कोई मुझे बता सकता है कि वो कैसे किया गया है? मतलब एक इसके अंदर पॉइंट है जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि 2 ईयर्स की तो उनकी अपॉइंटमेंट होगी, और प्लस 3 ईयर्स का कैसे होगा, ये 3 ईयर्स क्या होगा, वर्ड क्या है, एनुअली वो ऐड कर सकते हैं, 1 ईयर का एक्सटेंशन दे सकते हैं, ठीक है ना. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं. आगे बढ़ते हैं. अब इसके अंदर द पर्सनल मिनिस्ट्री इशूड एन ऑर्डर टू अमेंड द फंडामेंटल रूल्स 1922. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किसने अमेंड किया, किस रूल्स को अमेंड किया, दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. उसके बाद एडिंग द 2 पोस्ट, क्या किया उन्होंने, एडिंग द 2 पोस्ट टू द लिस्ट whose services can be extended by up to 2 years beyond the 2 year fixed terms in public interest. ठीक है ना.
क्या ऐड कर दिया कि उनका जो टर्म है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। ओके फाइन, जो टेन्योर है वो एक्सटेंड किया जा सकता है इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये फंडामेंटल रूल्स क्या होते हैं? फंडामेंटल रूल्स आर द सेट ऑफ जनरल रूल्स बाय व्हिच ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हुज पे इज डेबिटेबल to the civil estimates and to any other class of government servants too, which the President of India may by journal or order declare them to be applicable। ठीक है ना, तो फंडामेंटल रूल्स है जर्नल रूल्स फॉर विच फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिनकी जो पे है वो सिविल एस्टिमेट्स में से जाती है या फिर किसी और कैटेगरी को जो उनका ऐड किए जाते हैं। तो ये वो रूल्स हैं जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स का एप्लीकेबल होते हैं, वो रूल्स अमेंड किए गए हैं। द प्रीवियस लिस्ट कंप्राइज्ड ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड सेक्रेटरी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। दो डायरेक्टर CBI was also mentioned in the previous order. The new notification adds Delhi Special Police Establishment Act, under which the investigation agency's head is अपॉइंटेड। राइट, ये हमें समझ में आ गया। इसमें से मेन जो हमने याद करना है वो ये याद करना है कौन से पर्सनल मिनिस्ट्री ने फंडामेंटल रूल्स 1922 को अमेंड किया है। ये रूल्स जो हैं ये जनरल रूल्स हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को एप्लीकेबल है, जिनकी जो पे है वो सिविल एस्टिमेट्स में से आती है। ठीक है, ये क्लियर है। तो नोटिफिकेशन अमेंडेड द फिफ्थ प्रोवाइजो ऑफ क्लॉज डी ऑफ रूल 56 of the fundamental rules 1922. It said provided also that central government may, अब इसके अंदर से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि क्लॉज डी ऑफ रूल 56 हैज बीन अमेंडेड। ठीक है, ये हम नोट कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं, क्या कहते हैं वो, सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ इट कंसिडर्ड नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट सो टू डू गिव एक्सटेंशन इन सर्विस टू द डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेक्रेटरी ऑफ रिसर्च एनालिसिस विंग एंड डायरेक्टोरेट ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अपॉइंटेड अंडर Delhi Special Police Establishment Act and Director of Enforcement in Directorate of Enforcement appointed under the Central Vigilance Commission Act 2003 in the central government for such period as it may deem proper on a case to case basis for reasons to be recorded in writing। तो अब इसके अंदर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो हमारे लिए है वो ये नोट करना है कि जो हमारे डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो कौन से एक्ट के अंदर अपॉइंट करे जाते हैं? दिल्ली, मैं आपको यहाँ पे मार्क करवा देती हूँ, दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर। और जो डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है वो डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट अपॉइंट करे जाते हैं अंडर द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। ये नोट कर लेंगे। तो उन्होंने कहा है कि सब्जेक्ट टू द कंडीशन वो टेन्योर बढ़ा सकते हैं, द टोटल टर्म्स ऑफ सच सेक्रेटरीज और डायरेक्टर्स एज द केस में बी हु आर गिविंग सच एक्सटेंशन सर्विस अंडर द रूल डज नॉट एक्सीड 2 years or the period provided in the respective act or rules made there under which their appointments are made। ठीक है ना, तो ये अमेंडमेंट हुई है इसके अंदर से पहले से। अब क्वेश्चन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? नंबर 1 क्वेश्चन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि कौन से रूल्स अमेंड किए हैं। नंबर 2, किसने की है, हु हैज अमेंडेड। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है हमें, मैं पिछली स्लाइड में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नंबर 3, हमारे जो CBI के डायरेक्टर हैं, जो डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है ED के, वो कौन से एक्ट्स के अंदर दे आर अपॉइंटेड। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया गया है, क्या वर्ड यूज किया गया है कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जो टेन्योर है वो बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज वो एक्सटेंड कर सकते हैं। राइट, 2 years के लिए या फिर जैसा कि एक्ट्स में रिस्पेक्टिव एक्ट्स में प्रोवाइड किया गया है। हमने पढ़ लिया कि 2 years से कितना कर सकते हैं, उनका मैक्सिमम 5 years तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, पिछले सेशन में पढ़ा था। राइट, द सुप्रीम कोर्ट क्वैश्ड अ बॉम्बे हाई कोर्ट डिसीजन टू एक्विट अ मैन चार्ज्ड विद असॉल्ट अंडर POSCO, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल offences act, protection of children from sexual offences act, solely on the ground that he groped the child over her clothes without skin to skin contact। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि क्योंकि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं था तो द पर्सन कैन बी एक्विटेड। ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, द पर्पस ऑफ लॉ इज नॉट टू अलाउ द ऑफेंडर टू स्नीक आउट ऑफ द मेश ऑफ लॉ। वो कहते हैं कि पर्पस ये है, पर्पस ऑफ द लॉ इज ये नहीं कि वो जो उसकी वर्डिंग्स है उसमें से बाहर निकल सके, कैन स्नीक आउट ऑफ इट, नो। तो पढ़ते हैं आगे, द एक्ट ऑफ टचिंग अ सेक्सुअल पार्ट ऑफ द बॉडी विथ सेक्सुअल इंटेंट विल नॉट बी ट्रिविलाइज्ड एंड नॉट एक्सक्लूडेड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द POSCO एक्ट, अ बेंच ऑफ जस्टिस UU ललित, S रविंद्र भट्ट एंड बेला M त्रिवेदी हेल्ड।
तो सेक्शन 7 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता होना चाहिए। अगेन पॉस्को एक्ट की फुल फॉर्म क्या होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये भी हम नोट कर लेंगे, ठीक है। Now section 7 mandates that whoever with sexual intent touches the vagina, penis, anus or breast of the child or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person or does any other act with sexual intent which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और डज एनी अदर एक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना और डज एनी अदर एक्ट विद सेक्सुअल इंटेंशन विच इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो उन्होंने क्या कहा कि स्किन टू स्किन टच नहीं था, कोई भी स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं था, तो देयरफॉर इट इज नॉट सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। बट हमारे हाई कोर्ट ने क्या कहा, नहीं, Justice Trivedi, who ordered the judgment, observed that the purpose of law is not to allow the offender to sneak out of the mesh of law, ठीक है ना। ये नहीं कि वो जो wordings है उससे खिलवाड़ करके वो निकल जाए, अगर उसका intent was to commit sexual assault then वो wordings में से बाहर नहीं निकल सकता। The court said limiting the ambit of touch to a narrow and pedantic definition would lead to an absurd interpretation. The bench noted that the most important ingredient in section 7 was the sexual intent of the offender and not skin to skin contact क्या था, intention, कि वो sexual assault intention उसका है commit करने का। The conclusion that sexual intent mentioned in the provision should be ex facie skin to skin would defeat the object of the provision. It would rather than giving effect to the rule destroyed. वो कहते जरूरी नहीं skin to skin touch हो, क्योंकि उसका इंटेंशन था सेक्सुअल असॉल्ट करने का, तो दैट इज मोर देन इनफ, राइट। सो दैट इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड। सेक्शन 7 क्या कहता है ये भी हमें पता होना चाहिए, पॉस्को की फुल फॉर्म क्या है ये पता होना चाहिए, एंड जस्टिस त्रिवेदी ने क्या कहा है ये भी हमें पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, राइट। तमिलनाडु अपील्स इन सुप्रीम कोर्ट टू रिस्टोर वेन्यार कोटा। तो हमने पिछली बार पढ़ा था कि वेन्यार की हाई कोर्ट ने मना कर दिया फ्रॉम द कोटा, ठीक है ना। उसकी डिटेल्स मुझे बता सकते हैं, मुझे आंसर बताओ इन द चैट सेक्शन एवरीबॉडी कि परसेंटेज, कितना परसेंटेज दिया गया था वेन्यार कोटा को, ठीक है ना। क्या उनके लिए एक सेपरेट कोटा बनाया गया था या इंटरनल विद इन कोटा एंड इंटरनल रिजर्वेशन वाज गिवन, एंड व्हाट वाज द परसेंटेज एंड व्हाई डिड द हाई कोर्ट रिफ्यूज, हाई कोर्ट ने क्यों रिफ्यूज किया कि नहीं बनती है रिजर्वेशन देना, ऐसा वो बताइए मुझे, इससे पता चलेगा कि आपको कुछ याद भी रह रहा है या नहीं। तो द स्टेट हैज enacted the act in 2021 only based on adequate authentic data on the population of the most backward classes and denotified communities enumerated by the Tamil Nadu Second Backward Classes Commission in 1983 the government contended। ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है। तो हाईकोर्ट ने कहा था कि आप किस बेसिस पे, डाटा क्या अवेलेबल है आपका जिस बेसिस पे आपने ये कोटा प्रोवाइड किया है, तो उनका ये आंसर लग रहा है मुझे। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तमिलनाडु सेड द कास्ट वाइज पॉपुलेशन डाटा disclosed by the commission was the only authenticated data available as of now before the state and such data can be used effectively। तो ठीक है, देखते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है इस चीज पे, बट यू नीड टू नो कि ये जो चीज है ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है, अपील में गए है तमिलनाडु, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जिन लोगों को राइटिंग, जिन जिन एग्जाम्स में राइटिंग पार्ट है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इससे अराउंड कुछ क्वेश्चन आए, ठीक है ना। या फिर डिजिटल डिजिटल जो करेंसी है उस पर क्वेश्चन है कि क्या ओपिनियन है आपकी डिजिटल करेंसी के ऊपर, तो ये पढ़ लेते हैं। द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, ये बिल का नाम आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू क्रिएट अ फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसके अंदर ये कह रहे हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लेकर आने की सोच रहा है। क्या लेकर आने की सोच रहा है, ऑफिशियल डिजिटल करेंसी। द बिल ऑल्सो सीक्स टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सारा ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्या करने की सोच रहे हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज क्रिप्टो करेंसीज हैं इंडिया में उनको प्रोहिबिट करने की सोच रहे हैं। However, it allows for certain exceptions to promote the underlying technology of cryptocurrency and its uses। देखना कुछ exceptions हैं, ओके।
Fiat money is a government issued currency that is not backed by a commodity such as gold. तो अब आगे पढ़ लेते हैं, इसका मीनिंग हमें जान लेना था क्योंकि आगे यूज होना था. RBI which is eyeing a pilot project for a central bank digital currency. important, ये important है, ठीक है ना, जो डिजिटल करेंसी अपनी लॉन्च करने के सोच रहे हैं RBI. urged the government to amend the RBI Act of 1934. Minister of State for Finance Pankaj Authority said in response to a query, the law will need to be changed to enhance the scope of the definition of a bank note so to include digital करेंसी. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि आरबीआई क्या लॉन्च कर रहा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, अपनी डिजिटल करेंसी, ठीक है ना. सेंट्रल बैंक, द टर्म सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रेफर्स टू द वर्चुअल फॉर्म ऑफ फिएट करेंसी. वर्चुअल फॉर्म ऑफ फिएट करेंसी क्या होता है? फिएट करेंसी इज अ गवर्नमेंट इशूड करेंसी. क्या है? गवर्नमेंट इशूड करेंसी दैट इज नॉट बैक्ड बाय अ कमोडिटी सच एज गोल्ड, ठीक है ना. तो फिएट करेंसी क्या है? द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रेफर्स टू द वर्चुअल फॉर्म ऑफ fiat currency. A CBDC is an electronic record, a digital token of a country's official currency. अभी क्या है? पेपर नोट्स मिलते हैं हमें, राइट? तो ये क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल टोकन ऑफ कंट्रीज ऑफिशियल करेंसी. एज सच इट इज इशूड एंड रेगुलेटेड बाय द नेशंस मॉनेटरी अथॉरिटी और सेंट्रल बैंक. एज सच दे आर बैक्ड बाय द फुल फेथ एंड क्रेडिट ऑफ द इशूइंग गवर्नमेंट, ठीक है ना. तो ये है, हमें याद करना है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC, ठीक है ना. अब जो नेक्स्ट चीज हमें याद करनी है वो ये है कि गवर्नमेंट किस क्या अमेंड करना पड़ेगा? RBI एक्ट ऑफ 1934, ठीक है ना. द लॉ विल बी चेंज. क्यों चेंज करना पड़ेगा? बैंक नोट की डेफिनेशन के अंदर डिजिटल करेंसी की वो भी लेकर आना पड़ेगा, ठीक है ना. डेफिनेशन उसकी वाइडन करनी पड़ेगी. एन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी कैन potentially provide significant benefits such as reduced dependency on cash, higher synchronage. Introduction to CBDC would also possibly lead to more robust, that is stronger, powerful, efficient, trusted, regulated and legal tender based payment option. तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है वो शायद बैन हो जाए और आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी. उसके लिए एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा. बिल का पूरा नाम है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021. RBI report finds 600 illegal loan apps operating in India. They are available on several app stores for Android users, the study says. A Reserve Bank of India working group, ठीक है, important है, Reserve Bank of India working group on digital lending, including lending through online platforms and mobile apps, has stumbled upon more than 600 illegal loan apps operating in India. नंबर याद कर लेंगे, important है. These apps, mostly used to dupe unsuspected people, are available on several app stores for Android users in the country, the WGD said in a report. The RBI panel pointed out that सचेत क्या है? A portal established by Reserve Bank of India under state level coordination committee mechanism for registering complaints by public has been receiving significantly increasing number of complaints against digital lending apps. तो सचेत क्या है? RBI का ऐप है और वहां पे कंप्लेंट्स आ रही है. तो ये इंपॉर्टेंट है सचेत के बारे में जानना. मेजॉरिटी ऑफ द कंप्लेंट्स pertain to lending apps promoted by entities not regulated by the Reserve Bank such as companies other than NBFCs, ठीक है, unincorporated bodies, individuals, the report observed. तो हमें ये ऐप के बारे में पता होना चाहिए. नंबर याद कर लो, ठीक है. CBI gets sanction to prosecute SCX जज. तो ये कौन से हाई कोर्ट के जज है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज है. नाम क्या है? SN शुक्ला. इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. अगेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज रिसीव्ड सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट रिटायर्ड जज ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट इन कनेक्शन विद द केस फॉर allegedly फेवरिंग अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन हिज ऑर्डर्स. ये सारा का सारा नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नेम ऑफ द जज, द कोर्ट फ्रॉम विच ही हैज रिटायर्ड, कहाँ के जज हैं, विच कोर्ट, ठीक है. व्हाट आर द एलिगेशंस, व्हाट आर द एलिगेशंस, ये नोट कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है. द एजेंसी हैज sought the High Court's approval to prosecute the retired judge earlier this year. Following the grant of sanction, it can now file a charge sheet. Besides Justice Shukla, who was in the Lucknow bench of the Allahabad High Court,
रिटायर्ड जज ऑफ द उड़ीसा हाई कोर्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, रिटायर्ड जज ऑफ द उड़ीसा हाई कोर्ट I.M. दोषी has also been named in the first information report. इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे हम, ठीक है। विल यू बैन कन्विक्ट्स फ्रॉम पोल्स, कन्विक्ट्स कौन होते हैं, जिनके प्रूव कर दिया जाता है कि येस दिस पर्सन हैज कमिटेड दिस पर्टिकुलर ऑफेंस, उनको क्या कहते हैं, कन्विक्टेड, ठीक है, बहुत बार बता चुकी हूँ, ये सबको पता होना चाहिए। ऐसी आज गवर्नमेंट लॉ मिनिस्ट्री क्या पूछते हैं कि आप अगर कोई पर्सन है, ठीक है ना, ही इज अ कन्विक्ट, ही और शी इज अ कन्विक्ट, कैन दे contest elections, then they stand in the polls. The law ministry rejected the idea in 2020. पढ़ते हैं, the Supreme Court asked the center if it was willing to favor a lifetime ban on contesting polls for people convicted of offense, even as it flagged the high number of cases pending against lawmakers, especially in Uttar Pradesh. ठीक है ना, but the government in an affidavit filed by law ministry in the court in December 2022 has rejected the idea of lifetime ban on convicted persons contesting elections or forming or becoming an office bearer of a political party. The ministry has reasoned that MPs and MLAs were not bound by specific service conditions, right? They are bound by their oath to serve citizens and country. They are bound by propriety, good conscience and interest of the nation, the ministry had argued. ठीक है, the center attempted to buttress its case last by citing a constitution bench decision, Public Interest Foundation versus Union of India, which said though criminalization of politics is a bitter manifest truth which is a termite to the citadel of democracy, be that as it may, the court cannot make the law. तो यहाँ क्या कहा गया है, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इस बारे में बात करी गई थी, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या बात करी गई थी, क्या कन्विक्ट्स को बैन कर देना चाहिए, शुड कन्विक्ट्स बी बैंड, should convicts be banned from contesting polls. Now this is again a good question which can be there in the format of an essay की फॉर्म में आ सकता है, स्लैट वाले बच्चे स्पेशली, या फिर LLM वाले, CLAT LLM वाले बच्चे, ठीक है, यू नीड टू प्रिपेयर एन essay ऑन दिस टॉपिक, एंड उसमें इंपॉर्टेंट जजमेंट है हमारी पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर कहा गया कि ठीक है ये नहीं होना चाहिए, बट वो कहते कोर्ट लॉ नहीं बना सकता, कोर्ट क्या करता है, जुडिशरी इज टू इंटरप्रेट द लॉ नॉट मेक द लॉ, ठीक है ना, मेक द लॉ जुडिशरी का काम नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होता है, इस बारे में हम पहले भी बहुत डिस्कस कर चुके हैं, नेम ऑफ द जजमेंट भी मैंने आपको दे दिया था। द नीतीश कुमार गवर्नमेंट हैड इन 2016 imposed a ban on alcohol consumption. Important, ठीक है ना, नीतीश कुमार गवर्नमेंट, दैट इज इन बिहार. So alcohol consumption is banned in Bihar. Together for a cause, Bihar Chief Minister Nitish Kumar and Cabinet Ministers flag off a prohibition campaign to mark De-Addiction Day in Patna after taking a pledge that he would neither consume liquor nor take part in any activity related to it. Bihar Chief Minister Nitish Kumar said huge deaths in the state must be highlighted to spread the message to people that liquor consumption was not only bad but also dangerous. Mr. Kumar also asserted that prohibition in the state would continue and appeal to officials to implement the law effectively without any discrimination. Now, important, you should know that in which year it was banned. 2016 in Bihar. ठीक है ना, alcohol is banned from them. Okay. Government to revisit income criteria for EWS quota. EWS is economically weaker section. Right, it will be reviewed, center tells सुप्रीम कोर्ट. तो जो उसका क्राइटेरिया है, इनकम क्राइटेरिया है, वो रिव्यू करा जाएगा. इंपॉर्टेंट है, क्या रिव्यू करा जाएगा, इनकम क्राइटेरिया फॉर EWS कोटा. राइट, सेंटर टेल्स सुप्रीम कोर्ट नीट काउंसलिंग पुट्स ऑफ. तो द यूनियन गवर्नमेंट, पढ़ते हैं कि नीट से क्या रिलेशन है इसका. द यूनियन गवर्नमेंट हैज टेकन अ कंसिडर्ड डिसीजन टू रिविजिट द क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनिंग द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्सप्लेनेशन to Article 15 of the Constitution inserted by the Constitution 103rd Amendment Act 2019. दिस इज इम्पॉर्टेंट. आर्टिकल 15 के अंदर है ये, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया था, 103rd अमेंडमेंट. इंपॉर्टेंट राइट. द सबमिशन फॉलोज राउंड्स ऑफ ग्रिलिंग फ्रॉम द कोर्ट ड्यूरिंग पास्ट हियरिंग टू रिवील द लॉजिक एंड स्टडी. सो बेसिकली कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि लॉजिक क्या है, कि जो ₹8 लाख एज ए इनकम एनुअल इनकम लिमिट जो सेट की गई है टू आइडेंटिफाई EWS, इसका क्राइटेरिया क्या है, क्यों, व्हाई दिस इज सो, right? So they will be revisiting the criteria. Okay.
पार्लियामेंट क्लियर्स फार्म लॉज रिपील बिल। तो फार्म लॉज जो है वो वापस ले लिए गए, रिपील कर दिए गए हैं विदाउट अ डिबेट। द फार्म लॉज रिपील बिल 2021 was passed by both houses of parliament without debate amid protest by opposite MPs on being denied a debate. Right, on the first day of the winter session, as expected, the government had listed the Farm Laws Repeal Bill 2021 for taking back the three contentious farm laws. इनके नाम important है: Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020, Farmers Empowerment and Protection Agreement of Price Assurance and Farm Services Act 2020, and the Essential Commodities Amendment Act 2020. But it was not clear that any debate would be allowed before the repeal. Now this is what is important is the names. ये हमारे लिए important है, हमें इनके नाम याद रख लेने हैं, ठीक है ना। फार्म लॉज रिपील बिल 2021 के थ्रू दिस हैज बीन रिपील। तो जो बिल था वो किस बारे में बात करता था, सेक्शंस इन द बिल। तो सबसे पहले तो वो डिफाइन करता है फार्म लॉज रिपील एक्ट 2021 को। सेकंड सेक्शन ऑफ द बिल comprises of the provisions to repeal 3 farm laws, while the third section mentions about removing. Now this is important, why I mentioned this: removing subsection 1A from section 3 of the Essential Commodities Act 1955. important है ये, सब नोट करेंगे। Subsection 1A of 3 of the Essential Commodities Act, central government has inserted subsection 1A in section 3 of Essential Commodities Act 1955. The provision empowers the government to control production, supply and distribution sector of essential commodities. It provides a mechanism to regulate supply of foodstuffs like pulses, cereals, potato, onions, oils and edible oilseeds under extraordinary circumstances like famine, war, extraordinary price rise and natural calamity. ठीक है ना। तो ये रिमूव कर दिया गया है अब, तो ये हमें पता होना चाहिए कौन सा सेक्शन, कौन सा एक्ट। व्हाट वर फार्मर्स कंसर्न्स? मेन कंसर्न ऑफ द फार्मर्स वर दैट दीज लॉज विल अबॉलिश द मिनिमम सपोर्ट प्राइस which is guaranteed by the center on select crops. It will eventually leave farmers at mercy of big corporate houses. तो ये आपके लिए, अगर आप ऐसे अगर आपको स्लैट का एग्जाम देना है या इंटरव्यू देना है तो उसके अंदर, या फिर LLM का एग्जाम देना है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो MSP पे ज़रा डिटेल रिसर्च कर लेना। एंड ऑल्सो आपको द हिंदू में बहुत ज़्यादा एडिटोरियल्स मैंने खुद मार्क स्क्रीनशॉट शेयर करे हैं अपने इंस्टाग्राम पे, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। To center decision of the laws, PM noted that majority of the farmers are small-scale farmers in India. Central government took multifaceted approach ranging from seed technology to crop insurance schemes in order to help these farmers. The 3 farm bills were put forward for the benefit of the small farmers, to empower and strengthen them. However, the government could not convince a section of protesting farmers. In that light, the laws were repealed. Again, important. ठीक है ना, दोनों की साइड हमें पता होनी चाहिए। ओके तो आपका जो आर्टिकल 245 है वो देता है पावर टू रिपील अ लॉ। ठीक है, आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पावर टू रिपील अ लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने नोट कर लेना है। रिपीलिंग अ लॉ इज अ प्रोसेस ऑफ नलिफाइंग इट। ठीक है, पार्लियामेंट रिवर्स अ लॉ when parliament thinks the law is no longer required. Legislature can also set a sunset clause. Sunset clause मतलब ड्यूरेशन दे सकता है कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ये लॉ रहेगा, पर्टिकुलर डेट तक, आफ्टर विच द लॉ वुड सीज टू एग्जिस्ट। लॉज विच आर नॉट हैविंग अ सनसेट क्लॉज, पार्लियामेंट पासेस अनदर लेजिस्लेशन टू रिपील इट। ठीक है ना, जैसे हम यहाँ पे फार्मर्स रिपील, वो जो नाम था वो मैंने आपको बताया, वो करा and then it was repealed. Article 245 important, पेपर में आ सकता है, one of the most expected questions. 1,000 held in 20 countries in financial crime cyber crackdown. Interpol intercepts $27 million in the cyber enabled offenses. ठीक है, in an operation coordinated by, किसने coordinate किया? इंटरपोल ने। important है। enforcement agencies in more than कितनी countries? more than 20 countries have arrested over कितने individuals? 1,000 individuals। कितने का? $27 million illicit funds are part of crackdown on cyber enabled financial crime. India was one of the participants. important है ये। ऑपरेशन का कोड नेम क्या था? हाइची 2। ठीक है, 4 months का ये ऑपरेशन था, फ्रॉम जून टू सितंबर। स्पेशलाइज्ड पुलिस यूनिट फ्रॉम 20 countries इंक्लूडिंग हांगकांग एंड मकाउ टुक पार्ट इन द एक्सरसाइज टू टारगेट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड्स. द ऑपरेशन रिजल्टेड इन द अरेस्ट ऑफ 1,003 individuals and helped investigators close 1,660 cases. It is the second such operation in a 3-year project launched to tackle cyber enabled financial crime. Again, this is very very important. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट कि क्या है,
कितने ईयर्स का ये प्रोजेक्ट है? 3 ईयर प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। किसके लिए? साइबर एनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम को टैकल करने के लिए, ठीक है ना, इन पार्टिसिपेशन विद द इंटरपोल मेंबर कंट्रीज ऑन एवरी कॉन्टिनेंट। द ऑपरेशन ऑल्सो सॉ इंटरपोल ऑफिशियल्स पायलट टेस्ट अ न्यू ग्लोबल स्टॉप पेमेंट मैकेनिज्म। इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज मेक नोट्स ऑफ द सेम, ठीक है ना। हमने क्या देखा? न्यू ग्लोबल स्टॉप पेमेंट मैकेनिज्म, द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रैपिड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट, ARRP क्या है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रैपिड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल, which proved critical to successfully intercepting illicit funds in several high G2 cases. The Interpol said एक new global stop payment mechanism लेकर आ रहा है Interpol. Only through this level of global cooperation and coordination can national law enforcement effectively tackle what is parallel cyber crime pandemic. Interpol Secretary General Jurgen Stock said. अब ये हमें पता होना चाहिए कौन है इंटरपोल का सेक्रेटरी? जर्जन स्टॉक। अब अगर इफ यू आर अ फॉलोअर ऑफ दीज लोशंस, जॉर्जेंस का बहुत ही अच्छा लोशन आता है, जो भी USA कनाडा से आता है वो जॉर्जेंस ही लेकर आता है। वहां पे तो सस्ता होता है बट इंडियंस को बहुत पसंद आता है, तो जॉर्जेंस स्टॉक में रखना चाहिए फॉर गुड, इफ यू नीड अ गुड लोशन यू कैन रिमेंबर इट दैट वे। द इंटरपोल प्लान्स टू ऑफिशियली लॉन्च ARRP next year. Its financial crime unit is currently working with member countries to integrate the system into the existing communication channels. Important जो मैंने मार्क किया उसके नोट्स बना लेना, expected question है ये। The Allahabad High Court called upon the center to look into implementation of the mandate of Article 44. Article 44 क्या है हमारा? Uniform Civil Code। इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन, आर्टिकल 44 क्या है? आपके DU, PU, BHU, MAHCET, SLAT, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 44 क्या कहता है। UCC भी जिसे कहते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब एक जैसा लॉ थ्रू आउट द कंट्री, राइट। यूनिफॉर्म सिविल कोड, दैट इज आर्टिकल 44 क्या कहता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, which says that state shall endeavor to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territory of India। ठीक है, ये कहता है हमारा आर्टिकल 44। The UCC is necessity and mandatorily required today. It cannot be made purely voluntary, as was observed by Dr. B.R. Ambedkar 75 years back. In view of the apprehension and fear expressed by the members of the minority community, hearing a batch of 17 petitions moved by interfaith couples who had approached, अब ये important है, कौन से हाई कोर्ट ने बोला है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। कौन से हाई कोर्ट ने? इलाहाबाद हाई कोर्ट। और उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए रीजन, क्यों बोला ऐसा, क्या आया क्या उनके सामने ऐसा कि उन्होंने ये बोला, तो रीजन पता होना हमारे लिए जरूरी है। और रीजन को मैं ब्लू में मार्क कर देती हूँ कि एक इंटरफेथ कपल्स आए उनके पास, who had approached the court seeking registration of their marriages and protection from private respondents. Justice Suneet Kumar said it is a need of the hour that Parliament comes up with a single family code to protect interfaith couples from being hounded as criminals. तो जब interfaith मतलब जब दो religions या दो अलग अलग कास्ट के लोग शादी कर लेते हैं तो उनकी मैरिज रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आती है क्योंकि फैमिली वाले उनके अगेंस्ट केसेस कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि सिंगल फैमिली कोड लेके आओ टू प्रोटेक्ट इंटरफेथ कपल्स फ्रॉम बीइंग हार्म्ड एज क्रिमिनल्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जा सकती है किसने बोला है ये और किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आओ। कौन से हाई कोर्ट ने बोला है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, याद रहेगा। द स्टेज हैज रीच्ड दैट पार्लियामेंट शुड इंटरवीन एंड एग्जामिन एज टू वेदर द कंट्री रिक्वायर्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ मैरिज एंड रजिस्ट्रेशन लॉज और द पार्टीज टू मैरिज शुड बी ब्रॉट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सिंगल फैमिली कोड, द कोर्ट ऑब्जर्व्ड। अभी क्या है, हर रिलीजन के लिए अलग लॉज हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि एक सिंगल लॉ होना चाहिए, सिंगल फैमिली कोड। द स्टैंडिंग काउंसिल अपीयरिंग फॉर द स्टेट गवर्नमेंट पॉइंटेड आउट दैट द petitioner's marriage could not be registered without an inquiry by the district authority as they did not get the mandatory approval from district magistrate before converting to the faith of their partner for the purpose of marriage। ठीक है ना, तो ये एक रिक्वायरमेंट है।
तो वो कहते हैं कि इसलिए रजिस्टर नहीं हो सकती। द पिटिशनर्स काउंसिल however asserted that citizens have the right to choose their partner and faith at the conversion took place out of free will। ठीक है ना, तो कन्वर्जन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आओ, एक सिंगल फैमिली कोड लेकर आओ फॉर मैरिज रजिस्ट्रेशंस एंड मैरिज रिलेटेड लॉज। हमें एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में भी पता होना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैव रिसेंटली पास्ड एन एंटी कन्वर्जन लॉ कॉल्ड द उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021। इसका नाम आपको पता होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे LLM की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लैट LLM की या स्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जहाँ जो भी एग्जाम में ऐसे लिखने को आता है वो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है जो एंटी कन्वर्जन लॉज लेकर आ रहे हैं हर जगह। ठीक है ना, कर्नाटका के अंदर भी इसकी बात हो रही है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसके बारे में पढ़कर जाना। The marriage cannot be registered without the district authority making an inquiry as to whether the conversion is voluntary and not induced by coercion, allurement and threat। तो क्या चेक करते हैं कि जो कन्वर्जन है वो सही है, कोई फोर्सफुल कन्वर्जन तो नहीं है, ठीक है ना, बाय फोर्स कन्वर्जन तो नहीं हो रही। ये कौन चेक करता है? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। The Act mandates that the approval of district magistrate is necessary to be obtained before conversion or marriage. The Act makes religious conversion for marriage a non-bailable offence। ये important है, ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। ओके, प्ली इन SC सीक्स फुल फ्लेज्ड हियरिंग इन दिल्ली पोल्यूशन केस। तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि फुल फ्लेज्ड हियरिंग हो, बैक टू बैक हियरिंग हो, ठीक है ना। As each minute micron of the PM 2.5 comes to rest on the surface of a child's lung। क्या कहते हैं कि each micron of PM 2.5 comes to rest on the surface of child's lung, never to leave, we are made grimly aware of a shadow enveloping us of future years with pulmonary disorders, collapsed lungs and worse। तो वो कहते हैं कि diseases cause कर रहा है ये बच्चों के अंदर इतना ज़्यादा pollution, तो ये important है। Right, more than 1 crore children in the last quarter of the century did not live past their 5th year because of lower respiratory tract infection (LRI) occasioned by air pollution, he noted. A recent report from last year said 1.7 million deaths of Indians were due to the poison that was being breathed, which was estimated to be rupees 2,60,000 crore loss to the economy, about 1.5% of the GDP। Now again, this is very important topic क्रैकर्स के ऊपर, बिकॉज फायर क्रैकर्स का इस बार बहुत ज़्यादा था कि फायर क्रैकर्स बैन हो जाने चाहिए या नहीं हो जाने चाहिए। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? वो वाली जजमेंट भी आप मेंशन कर सकते हो जिसके अंदर बेरियम जो है वो कहा गया कि ये बैंड है, ऐसे ये नहीं यूज़ कर सकते, फिर भी यूज़ किया गया और कोर्ट ने अब क्या कहा है। दीज टाइप ऑफ थिंग्स यू नीड टू, क्लैट LLM वाले बच्चे जो हैं उनके लिए ऐसे आ सकता है कि आपकी क्या ओपिनियन है, फायर क्रैकर्स बैन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। Right, 12 opposition members of the Rajya Sabha were suspended for the entire winter session। कितने members? 12 opposition members। किस कहाँ के? राज्य सभा के। कौन से सेशन में? विंटर सेशन में। 1, 2 and 3, ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर अनप्रेसिडेंटेड एक्ट्स ऑफ मिसकंडक्ट, अनरूली एंड वायलेंट बिहेवियर एंड इंटेंशनल अटैक्स ऑन सिक्योरिटी पर्सनल। किस लिए? वो कह रहे हैं कि उन्होंने अटैक किया सिक्योरिटी पर्सनल पे, वायलेंट बिहेवियर, मिसकंडक्ट के लिए ऑन August 11, द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस मानसून सेशन। ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, डेट्स इंपॉर्टेंट है हमारी। कौन सी डेट को? 11 अगस्त को। ठीक है, कौन सा सेशन चल रहा था? मॉनसून सेशन। क्यों निकाला गया है वो भी नोट करना है, सारा का सारा यू आर गोइंग टू नोट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिमूव कर देती हूँ, पूरी लाइन लिखो and mark what I have told is important, right? Following the decision, the opposition was mulling several options including boycotting the entire winter session of parliament. The 12 suspended MPs include 5 from Congress. You need to know the name also: Fullu Devi Netam, Ripun Bora, Rajmani Patel, Syed Nasir Hussain and Akhilesh Pratap Singh. 2 from Trinamool Congress, Dola Sen and Shanta Chetri. 2 from Shiv Sena, Anil Desai and Priyanka Chaturvedi. CPIM's LM Kareem and CBI's Binoy Viswam. This is also important.
right? The MPs were suspended under rule, now very very important, rule 256 of the Rajya Sabha rules, again very very important, which allows for, क्या कहता है ये, which allows for suspension for a period not exceeding the remainder of the session, मतलब सिर्फ एक सेशन के लिए ही निकाल सकते हैं, वो भी जो बचा है. अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक नोट्स ऑफ द सेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, बार बार न्यूज में आ रही है. Okay. The Joint Parliamentary Committee on the Personal Data Protection Bill submitted its reports on November 22. The Personal Data Protection Bill important है, नोट कर लीजिए इसका नाम, ठीक है, stems from 2017 judgment of the Supreme Court. कौन सी जजमेंट की वजह से ये बिल आ रहा है? KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. कौन से ईयर में आया ये जजमेंट? 2017 के अंदर. केस ने क्या कहा? दैट कंसिडर्ड राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट. तो तभी हमारी गवर्नमेंट एक बिल लेकर आ रही है कि जो हमारा प्राइवेसी, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, उसका कोई मिसयूज ना कर सके, तो उसके लिए एक बिल लेकर आ रही है, राइट. तो इस बिल के बारे में जान लेते हैं. द कमिटी विच हैड बीन डेलिब्रेटिंग ऑन द बिल सिंस इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2019, कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2019 में. has made several recommendations and for modifying the draft. However, it steered clear of the main sticky points such as government access to private data, leading to dissent notes from panel members from the opposition. अब कुछ कुछ clauses है, कुछ sections हैं जिनके ऊपर थोड़ी सी some of the panel members are not agreeing to some of the sections, वो देख लेते हैं. Committee has retained section 35 of the bill. Again important है ये, please mark कर लीजिए, मतलब please note कर लीजिए. Section 35 of the bill, it gives the government the right to authorize any of its agencies to circumvent the provisions of the law if it finds it necessary to do so under public order, sovereignty, friendly relations with foreign states and security of the state. ठीक है ना. अगर जैसे हमने पढ़ा था ना कि जो आधार की अथॉरिटी है, they have said कि हमें we should be left out of the data protection bill, हमें ये applicable नहीं होना चाहिए. तो ये पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है कि right to authorize any of the agencies to circumvent the provisions. ठीक है ना. ये कौन सा सेक्शन बोलता है? सेक्शन 35. The draft bill leaves it to the government to frame the rules for oversight and safeguards of this प्रोविजन. ठीक है ना. तो फर्दर रूल्स कौन बना सकते हैं इसके ऊपर? गवर्नमेंट. ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए. द जेपीसी की फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑल्सो लीव्स अनटच्ड द स्टेट्स एबिलिटी टू प्रोसेस पर्सनल डाटा विदाउट कंसेंट. ठीक है ना. ऑल्सो लीव द स्टेट्स एबिलिटी to process personal data without consent as allowed under section 12. The bill requires a copy of any user data generated in India to be kept in the country, which critics say is unnecessary and may facilitate surveillance. ठीक है ना. Copy of any user data that has been generated in India to be kept in the country. ठीक है ना. और section 12 क्या कहता है? States ability to process personal data without consent. The JPC has suggested that any social media that is not an intermediary be treated as a publisher. Under India's Information Technology Act, an intermediary is a website or service that only receives, stores and transmits information online without any sort of selection or curation of the content. Intermediary कौन है? Intermediary is a website that only receives, stores, ठीक है ना, वो content creation नहीं कर रही है. ठीक है ना. तो वो ये कह रहे हैं suggested that any social media that is not an intermediary be treated as a publisher. जो content create कर रहे हैं websites पे, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे publisher. Such intermediaries enjoy safe harbor protection from being held liable for the content that they are hosting or transmitting. A publisher, however, is legally liable for the content that is hosting. तो जो publisher है वो liable होगा. Intermediary जो कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहा है, कुछ बेच रहा है या कुछ ऐसा है, या जो स्टोर्स हैं उनको दे वोंट बी हेल्ड लायबल. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सेक्शन 35. ये बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात करी जा रही है, तो यू नीड टू नो अबाउट इट. ऑन डीलिंग विद फॉल्स क्रिमिनल केसेस, तो बेसिकली दिस वाज एन एडिटोरियल इन द हिंदू. तो आई वांट यू टू नोट डाउन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दैट हैव बीन मेंशन्ड. तो डिस्कस करते हैं. इट इज ऑफन अलेज्ड दैट फॉल्स केसेस ऑफ क्रुएल्टी आर रजिस्टर्ड बाय द पुलिस एट बिहेस्ट ऑफ द estranged
estranged wife under section 498A। तो सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी जो है वो बेसिकली बात करता है कि अगर हस्बैंड या उसके कोई रिलेटिव वुमेन को क्रूअल बिहेवियर करते हैं वुमेन के साथ, तो उससे डील करता है ये। एंड मेनी इनोसेंट रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड आर रोब्ड इन ओवर जेलसली, ठीक है ना। तो एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है नो लॉन्गर क्लोज और अफेक्शनेट। जो वाइफ होती है क्योंकि उसके हस्बैंड के साथ लड़ाई होती है तो वो फॉल्स केसेस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सच वाले केस, सच जो केसेस होते हैं वो नहीं रजिस्टर होते, बट दिस इज द ट्रूथ। बहुत ज़्यादा फॉल्स केसेस भी रजिस्टर होते हैं। जो वाइफ होती है वो रजिस्टर करती है अपने हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स के अगेंस्ट। दिस सेक्शन अलॉन्ग विद सेक्शन 304 ऑन डाउरी। तो जो 304B है वो डाउरी से डील करता है। डाउरी डेथ was brought in to check the menace of increasing dowry deaths and the cruelty meted out to married women by their in-laws in 1983, ठीक है ना। तो ये 1983 में आया था। डाउरी मतलब जो दहेज लेते हैं, मतलब फोर्सफुली लड़की के माँ बाप को कहना कि आपको ये देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, शादी के बाद भी वो मांगते रहते, दैट इज व्हाट इज डाउरी। But its misuse has outraged many since then. Similarly, allegations are levied sometimes for the misuse of certain provisions of Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989। तो वो कहते हैं कि 3 एक्ट्स हैं, 3 सेक्शंस हैं या एक्ट्स हैं, 2 सेक्शंस और 1 एक्ट जिसका सबसे ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। एक तो है जो क्रूअल बिहेवियर विद वुमेन बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स, नंबर 2 इज डाउरी डेथ वाला, एंड नंबर 3 जो SC/ST का एक्ट है, ठीक है ना। ये तीनों सबसे ज़्यादा मिसयूज होते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा फॉल्स केसेस रजिस्टर किए जाते हैं। दिस स्पेशल लॉ वॉज इनैक्टेड टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन फेस बाय शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ये बात करें इस एक्ट की, कम्युनिटीज हु रिमेन वल्नरेबल एंड आर समटाइम्स डिनाइड देयर सिविल राइट्स बट इज alleged that at times cases are registered to settle personal scores, ठीक है ना। दुश्मनी के लिए भी केसेस रजिस्टर किए जाते हैं, राइट। सेक्शन 498 क्या कहता है? हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएलिटी। और क्रुएलिटी का मतलब whoever being the husband or a relative of the husband of a woman subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which makes 10 to 3 years and shall also be liable to fine, right। अब इसके अंदर क्रुएलिटी का मतलब क्या है? क्रुएलिटी means any willful conduct which is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health, whether mental or physical, of the woman, ठीक है। harassment of the woman where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security or is on account, ठीक है ना। तो ये क्रुएलिटी की डेफिनेशन, उसको मारते पीटते या मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं उसको, दैट वुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन क्रुएलिटी, राइट। जो सेक्शन 304B है वो हमारा डाउरी डेथ के बारे में बात करता है, ठीक है। जजमेंट मॉडिफाइड, तो हम देखते हैं कि जजमेंट कैसे मॉडिफाइड हुए। इसमें बहुत अच्छी जजमेंट्स का नाम मेंशन किया हुआ था, तो प्लीज नोट कर लीजिएगा, स्पेशली जो मेरे LLM वाले बच्चे हैं, ठीक है। रियलाइजिंग द मिसयूज ऑफ सेक्शन, और LLB वाले भी नोट कर लीजिए बिकॉज इसके ऊपर एक जजमेंट आई है जो हम पार्ट 3 के अंदर डिस्कस करेंगे, नवंबर पार्ट 3 के अंदर। रियलाइजिंग द मिसयूज ऑफ सेक्शन 498A वो था क्रुएलिटी वाला सेक्शन, ठीक है ना, क्रुएलिटी वाला सेक्शन। द सुप्रीम कोर्ट इन राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2017 issued certain guidelines including the formation of district family welfare committees FWCs, restraint on arrest till the complaint was examined by the committee, the disposal of the proceeding by a senior judicial officer in case of a settlement between the parties। तो वो कहते हैं कि इससे पहले की कंप्लेंट टिल द अरेस्ट कुड बी मेड, वो जो कंप्लेंट थी वो एग्जामिन करी जाती थी कमिटी के थ्रू। ये थी फैमिली वेलफेयर कमिटी, और ये किस केस में कहा गया था? राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। नोट कर लेंगे, इसमें क्या बोला गया कि डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर कमिटीज बनाई जाए, राइट। हाउएवर इन 2018 द सुप्रीम कोर्ट इन सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया modified the same judgment, stating that most of the direction had the potential to enter into the legislative field which was not permissible। वो कहते कि जो यहाँ पे डायरेक्शंस दी गई हैं वो, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लेजिस्लेचर है उसका काम क्या है। लेजिस्लेचर का काम इज टू मेक लॉज, एंड जुडिशरी का काम क्या है? टू इंटरप्रेट लॉज, राइट।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने बोला है कि फैमिली वेलफेयर कमिटीज बनाओ, बट ये जो है ये आपने एक तरह से लॉ बना दिया है, आप लेजिस्लेटिव फील्ड के अंदर घुस रहे हो, लेजिस्लेटिव फील्ड विच वाज नॉट परमिसेबल। कौन सी जजमेंट में कहा? सोशल एक्शन फोरम वर्सेस मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इट वाज हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एक्स्ट्रा जुडिशियल FWCs was contrary to the procedure prescribed under the कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और ये भी हाइलाइट किया गया कि CRPC के जो प्रोसीजर्स हैं उसके अगेंस्ट है ये। सिमिलरली द सुप्रीम कोर्ट इन सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द courts with regard to certain provisions of scheduled castes and scheduled tribes prevention of atrocities act issued certain guidelines including the holding of a mandatory preliminary inquiry to avoid false implication of an innocent individual। वो कहते हैं कि इससे पहले कि SC/ST के अंदर कोई कंप्लेंट फाइल करता है तो इट इज मैंडेटरी टू होल्ड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, राइट। द अप्रूवल ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी बिफोर द अरेस्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो इनोसेंट इंडिविजुअल को वो ना हो, इससे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हेल्ड करना कंपलसरी कर दिया था। कौन सी जजमेंट के अंदर? सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर। बट हाउएवर इन 2019 सुप्रीम कोर्ट in Union of India versus State of Maharashtra and others overruled the above judgment and held that the guidelines were opposed to the protective discrimination given to the members of scheduled caste and scheduled tribe communities are envisaged under the constitution. Lodging a false report, the court said, is due to the human failing and not due to the case factor। तो ये भी उन्होंने मना कर दिया कि उनकी राइट्स के अगेंस्ट है। SC and ST. Genuineness of allegations. The judgments indicate that courts cannot lay additional guidelines when the existing law is unambiguous and only legislature can modify such law in wisdom। तो ये जजमेंट्स क्या कहती हैं कि जो लॉ है वो जुडिशरी जो है वो लॉ ले डाउन नहीं कर सकती अगर कोई गैप्स हैं लॉ के अंदर, ठीक है ना। ये किसका काम है? लेजिस्लेचर का काम है। किसका काम है? लेजिस्लेचर का। अभी रिसेंटली ST एक्ट के रिलेटेड ही जजमेंट आई है जिसके अंदर कोर्ट ने बोला है, वो हम पढ़ेंगे कि उसके अंदर उन्होंने कहा है कि कब SC/ST के अंदर जो केसेस हैं वो क्वैश कर सकते हैं कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। This also means that the onus is on the police to ensure that once the law is set into action, no undue advantage of the special law is taken by the complainant। वो कहते हैं कि ये पुलिस पे निर्भर करता है कि कोई भी लॉ का मिसयूज ना करे, कोई भी उसकी अनड्यू एडवांटेज ना ले, ठीक है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मस्ट नॉट जंप टू द कंक्लूजन एज सून एज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इज रजिस्टर्ड। सम इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी डन टू confirm the genuineness of a complaint before an arrest takes place। It is a settled law that no arrest can be made in a routine manner on a mere allegation। The arrest must be necessary and justified। Mere authority to arrest is not sufficient। वो कहते हैं कि इंक्वायरी उनको देख लेना चाहिए कि भाई इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है, सीधा अगर किसी ने एलिगेशन लगाई है उसको अरेस्ट करने मत जाओ, बल्कि रियलिटी के अंदर अगर कोई भी लड़की डाउरी का केस करती है तो डायरेक्ट अरेस्ट होती है, डायरेक्ट अरेस्ट होती है। इट्स जस्ट इन द कोविड कि डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होती, उस लड़के की फैमिली और वो लड़का भी डायरेक्ट अरेस्ट होता है। जब अगर वो एंटिसिपेटरी बेल नहीं लगाते हैं तो उनके अरेस्ट होती है। The Supreme Court, in its landmark judgment, Anesh Kumar versus State of Bihar, asked the police to satisfy themselves on the necessity of an arrest under the parameters laid down under Section 41 of CRPC. Police officers, in fact, are duty-bound to ensure that the principles set by Supreme Court in its various judgments are implemented by the investigation officers. Further, the judicial magistrate is also required to pursue the report furnished by the police officer and satisfy themselves before authorizing further detention। ठीक है ना। तो उसके बाद वो कहते हैं किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नंबर 1 पुलिस ऑफिसर्स की, नंबर 2 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की भी कि वो रिपोर्ट को देखें, ठीक है ना। जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर्स आफ्टर अरेस्ट तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ही जाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। द लॉ कमीशन इन इट्स 243rd रिपोर्ट इन 2012 हैज सजेस्टेड मेकिंग सेक्शन 498A कंपाउंडेबल विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। फोर्थ, इन एडिशन टू द अबव, डैमेजेस मे बी क्लेम्ड अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन एंड कॉजिंग इंजरीज। तो उन्होंने कहा था कि इसको कंपाउंडेबल बना दिया जाए, मतलब अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है, अगर राजीनामा होता है आपस में तो होने दीजिए, बट गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया था। एज पर डाटा कंपाइल्ड बाय नेशनल
National Crime Records Bureau, that is NCRB, in its report Crime in India 2020, क्या नाम है in its report Crime in India 2020, किसने compile किया? National Crime Records Bureau, NCRB. About 5% of the cases under Section 498A were found to be false. About 9.4% were either non-cognizable or civil in nature or with insufficient evidence in the end. Similarly, about 12% of the cases under SCs and STs, Prevention of Atrocities Act, were found to be false by the police, and about 7% were either non-cognizable or civil in nature or with insufficient evidence in the end. ये जो percentages हैं ये हमें याद करनी पड़ेगी, important है. Further, out of 17,765 cases under Section 498A decided by the court, 3,425 cases ended with a conviction. Out of the 8,138 cases under SCs and STs, Prevention of Atrocities Act decided by the courts, 3,588 cases ended with a conviction. Right? तो ये हमें पता चलता है. Since the onus of arriving at the truthfulness of a case lies primarily with the investigation officer, it is their duty to investigate the case thoroughly and collect all the facts and circumstances fearlessly. This would ensure that false cases are closed in time and no innocent individuals have to suffer the rigors of the law. राइट तो इससे हमें पता चलता है ये बेसिकली ये वाली जो परसेंटेजेस हैं, ये जो डाटा है बार बार शेयर करा जा रहा था द हिंदू पे, तो इससे रिलेटेड उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, एडिटोरियल लिखा है, एंड प्लस SC एंड ST की भी जजमेंट एक्ट से रिलेटेड भी जजमेंट आई है जो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है ना, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, आपके ऐसे राइटिंग में आ सकता है. एंड प्लस जो परसेंटेजेस हैं वो भी आपको याद कर लेनी चाहिए बिकॉज एक्सपेक्टेड है क्वेश्चंस के अंदर. ओके, सो गाइस दैट्स it for today's video. I hope you found this video helpful. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी, शेयर विद मी कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, मैं और क्या ऐड कर सकती हूँ टू मेक दीज वीडियोज मोर हेल्पफुल, व्हाट काइंड ऑफ वीडियोज यू वांट सो दैट आई कैन हेल्प यू विद योर प्रिपरेशन और एनी अदर थिंग that deals with law. So yeah, that's it for today's video. Do check the description box for all the links for all other videos like these. So yeah, that's it. Giri signing off. I'll see you super soon in my next session.